नमस्कार साथियों, भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो आज हम भारत की झीलों पर चर्चा करेंगे। कौन सी झील भारत में कहां स्थित है और इन झीलों से क्या क्या एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। तो आज हम इन झीलों पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो आप देखोगे कि ये जो झील कहां पर स्थित है। इन झीलों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि झील होती क्या है। तो झील क्या है, तो याद रखना, झील एक ऐसी जलराशि होती है, एक ऐसा जलाशय होता है जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा रहता है। इस जलराशि को हम झील की संज्ञा देते हैं। अब झील भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि कुछ झीलें ऐसी होती है जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से निर्मित हो जाती है, उनको हम प्राकृतिक झील कहते हैं। और कुछ झील ऐसी होती है जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है, उसे हम कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कहते हैं। जैसे कि मानव द्वारा नदियों पर जब बांध बनाए जाते हैं तो इन बांधों के पीछे एक जलाशय निर्मित हो जाता है, तो उस जलाशय को हम झील की संज्ञा देते हैं। तो बांधों पर जितनी भी झील जलाशय बन रहे हैं, इन झीलों उनको हम झील कहते हैं। और ये सारी झीलें क्या कहलाती है, मानव निर्मित झील कहलाती हैं। जैसे कि आप देखोगे गोविंद सागर झील, गोविंद सागर वल्लभ पंत झील, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो और कौन कौन से प्रकार की झील हो सकती है, तो इसके अलावा आप देखोगे एक झील होती है जिसे हम विवर्तनिकी झील कहते हैं। याद रखना, विवर्तनिकी झील। तो आप देखोगे कि ये जो विवर्तनिकी झील है, इस विवर्तनिकी झील का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको जरा थोड़ा सा समझना। विवर्तनिक का मतलब होता है टेक्टोनिक, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के केंद्र में जो केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग कैसा है, द्रवित है, ठीक है। केंद्रीय भाग में क्या है, लावा है। और इस लावे पर टेक्टोनिक प्लेट तैर रही है और इसी प्लेट पर हमारा ये जो स्थलखंड है, ये स्थलखंड स्थित है। तो होता क्या है कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से जुड़ी रहती है तो कभी कभी क्या होती है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, तो जब ये दोनों प्लेट आपस में जब जैसे जुड़ी हुई है अभी, तो जब ये दोनों प्लेट, इन दोनों प्लेट के ऊपर क्या है, ऊपर स्थित है क्या, हमारा स्थलखंड। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से इस प्रकार से दूर जाती है, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है जो इसके ऊपर स्थित था, वो क्या होगा, नीचे की ओर धंस जाएगा। तो जब ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस जाएगा तो यहां पर क्या होगा, एक गड्ढा निर्मित हो जाएगा और इसी गड्ढे में वर्षा का जल भर जाता है, जिससे एक जलाशय बन जाता है। उस जलाशय को हम क्या कहते हैं, विवर्तनिकी झील कहते हैं। इस प्रकार से आप समझो, जैसे कि मान लो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और इसी से लगी हुई है दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, मतलब ये टेक्टोनिक प्लेट मान लो इधर की ओर गति करती है और ये वाली टेक्टोनिक प्लेट ये इधर की ओर गति करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर इसके ऊपर ही क्या स्थित है, हमारा भूखंड स्थित है, स्थलखंड स्थित है। तो जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर आ जाती है, ये यहां पर खसक कर आ जाती है और ये वाली प्लेट यहां पर खसक कर चले जाती है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे की ओर धंस जाएगा। ये नीचे की ओर धंस जाएगा तो यहां पर क्या होगा, एक गड्ढा निर्मित हो जाएगा और इसी गड्ढे में वर्षा का जल भर जाता है, जिसे हम विवर्तनिकी झील की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट या तो एक दूसरे से दूर खसकती है या फिर कोई एक ही प्लेट बीच से टूटकर अलग अलग हो जाती है, तो भी ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश भी कहते हैं, भ्रंश घाटी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो झील बन रही है, इस झील को हम कहते हैं क्या, विवर्तनिकी झील। इसके अलावा और कौन सी झील होती है, तो एक जो झील होती है जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील, तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो झील निर्मित होती है उसको हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। और ज्वालामुखी के या फिर उसी को हम कहते हैं क्या, क्रेटर झील, ठीक है। तो क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील, क्रेटर या ज्वालामुखी झील। तो ये जो क्रेटर या ज्वालामुखी झील है, ये कैसे बनती है, इसको थोड़ा सा समझना। जब ज्वालामुखी फटता है, आपको पता है जब ज्वालामुखी जब फटता है तो ये जो लावा है जब पृथ्वी पर ऊपर की ओर आता है, तो यहां से ये जो ज्वालामुखी की जो ये नलियां होती है, ठीक है, तो ये इन नलियों के द्वारा जब लावा ऊपर आता है तो ये लावा क्या होगा, ये स्थलखंड पर आकर ये पृथ्वी पर क्या होगा, फैलने लगेगा। तो जब ये लावा फैलता है तो लावा का जो मुख होता है, यहां पर ये जो वाला मुख है, यहां पर एक गड्ढा निर्मित हो जाता है, ठीक है।
और यहां से ये लावा चारों ओर फैलने लगता है और यहां पर एक गड्ढा जैसी आकृति यहां पर निर्मित हो जाती है। कहां पर? ज्वालामुखी के मुख पर। ठीक है, तो ये जो गड्ढे जैसी आकृति निर्मित हो जाती है, तो जब लावा जब ठंडा होता है तो यहां पर एक गड्ढे जैसी रचना यहां पर बन जाती है और इसी गड्ढे में जब वर्षा का पानी भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील कहते हैं। जब ये गड्ढा का आकार यदि बड़ा हो जाता है तो उसे ही हम काल्डेरा भी कहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से जिस झील का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी झील कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली झील होती है दोस्तों गोकुर झील। तो देखते हैं गोकुर झील कैसे निर्मित होती है। तो आगे मैं बता रहा हूं अगली झील का प्रकार, गोकुर झील। गोकुर झील, अब ये जो गोकुर झील है ये कैसे बनती है? तो याद रखना, गोकुर झील का जो निर्माण होता है ये होता है नदियों के द्वारा। तो जो झील नदियों के द्वारा बनती है उसको हम गोकुर झील कहते हैं। अब नदियों के द्वारा ये झील कैसे बनती है इसको समझना। आपको पता है कि जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी कुछ इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी मार्ग में ये प्रवाहित होती है, एकदम ये सीधे मार्ग में ये नदी प्रवाहित नहीं होती है। कुछ इस प्रकार से ये नदियां आड़े टेढ़े मार्ग में बहती हुई है नदियां प्रवाहित होती है। तो होता क्या है कि जब इन नदियों का प्रवाह ऐसा ही साल भर चलता रहता है, जब इन नदियों का प्रवाह तेज हो जाता है तो इन नदियों का प्रवाह जब तेज होता है तो होगा क्या, आगे आप इसको समझना। ये जब नदी का जो जल है ये जल इस प्रकार से प्रवाहित होता है तो होगा क्या, धीरे धीरे ये जो नदी है, ये नदी का प्रवाह जब तेज होता है तो धीरे धीरे ये नदी क्या करती है, देखो ये नदी का मार्ग है और ये नदी के पास में ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये कौन सा है, हमारा स्थलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये स्थलखंड वाला क्षेत्र है। तो धीरे धीरे ये नदी करती क्या है कि जब ये इसका प्रवाह लगातार ऐसे ही रहता है तो ये नदी क्या करती है, यहां से इस स्थल वाले खंड वाले एरिया को क्या करती है, काटने लग जाती है। तो ये जो रास्ता है यहां से ये धीरे धीरे ये स्थल खंड वाले एरिया को ये धीरे धीरे काटती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि इसका जो मार्ग है, ये इसका मार्ग इधर ना होकर ये अपना यहां से एक सीधा मार्ग इस प्रकार से बना लेती है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये जो यहां से प्रवाहित हो रही थी इस मार्ग को धीरे धीरे काट कर इसने अपना जो रास्ता है यहां पर क्या कर लिया, इसने सीधा कर लिया। तो अब होगा क्या इससे, तो ये जो इससे ये होगा कि इधर से जो ये जल प्रवाहित होकर आ रहा था ये जल क्या होगा, यहीं पर इस ओर यहां पर क्या होगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, भरा रहेगा और नदी का जो प्रवाह होगा वो इस ओर से, यहां से ये नदी प्रवेश करेगी और यहां से ये नदी आगे प्रवाहित होने लगेगी। तो ये नदी ने तो अपना मार्ग सीधा बना लिया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक जलाशय निर्मित हो गया, यहां पर जल ऐसा ही भरा रहेगा। इसी जलाशय को हम क्या कहते हैं, गोकुर झील कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी झील जो नदियों के प्रवाह के द्वारा निर्मित होती है उसको हम क्या कहते हैं, गोकुर झील कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गोकुर झील का निर्माण होता है। जैसे कि आपको पता है भारत में हमारे जो बुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी गोकुर झील है। ठीक है, बुलर झील ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, झेलम नदी के द्वारा बुलर झील का निर्माण होता है, यानी कि जो बुलर झील है उसके एक किनारे से झेलम नदी प्रवेश करती है और दूसरी ओर से झेलम नदी क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो झील बनती है उसको हम क्या कहते हैं, गोकुर झील कहते हैं। तो ये है गोकुर झील। इसके अलावा और झील का कौन सा प्रकार होता है, तो एक जो झील होती है जिसको हम कहते हैं लेंगुन झील। तो लेंगुन झील क्या होती है इसको थोड़ा सा समझना। एक झील का प्रकार है लेंगुन झील। लेंगुन झील, तो ये जो लेंगुन झील है ये क्या होती है, कैसे बनती है इसको समझना। तो लेंगुन झील वह झील होती है जिसका निर्माण समुद्र की लहरों के द्वारा होता है। ऐसी झील जिनका निर्माण समुद्र की लहरों के द्वारा होता है उसे हम लेंगुन झील कहते हैं। अब भाई समुद्र के द्वारा इन झीलों का निर्माण कैसे होता है इसको समझना। जैसे कि ये हमारा तटवर्ती वाला इलाका है, ये वाला तटवर्ती इलाका जहां पर इधर लगा हुआ है क्या, बंगाल की खाड़ी और इस ओर है क्या, अरब सागर। तो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि ये हमारा जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो होता क्या है कि मैं आपको इधर बता रहा हूं कि यहां पर है इधर क्या, इस ओर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और दूसरी ओर है क्या, अरब सागर। तो यहां पर ये बंगाल की खाड़ी, अब ये बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है ये समुद्री एरिया, जब इसमें जब ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार यानी कि जब यहां पर आपने देखा होगा समुद्र से लहरें, बड़ी बड़ी लहरें आती है और वापस नीचे की ओर जाती है, फिर आती है फिर नीचे की ओर जाती है, तो ऊपर आती है उसको हम ज्वार कहते हैं और वापस जाती हुई लहर को हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो याद रखना कि समुद्र की लहरों का पानी जब यहां पर हमारे स्थल खंड में प्रवेश कर जाता है, तो ये हमारा स्थल खंड
जब इधर से ये लहर आती है और इस लहर का पानी जब हमारे स्थलखंड में प्रवेश कर जाता है, तो जब लहर तेजी से आती है, जब लहर तेजी से आती है स्थलखंड की ओर, तो स्थलखंड में ये लहरों का पानी जब प्रवेश करता है तो ये लहरें क्या करती है, अपने साथ काफी मात्रा में अवसाद को भी बहाकर लाती है। समुद्र के किनारे अवसाद इकट्ठा हुआ रहता है, याद रखना। अवसाद मतलब बालुई मिट्टी वगैरह होती है, तो उन सारे कूड़ा करकट अवसाद को ये लहर क्या करती है, अपने साथ बहाकर लाती है। और साथ में जल भी आता है, ठीक है। तो जल, जब ये जल यहां पर स्थलखंड में प्रवेश कर जाता है और इसके साथ जो अवसाद बेकर आया था, ये अवसाद क्या होता है, यहां पर हमारे ये किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो अवसाद किनारे पर आकर इकट्ठा हो गया, तो जिससे होगा क्या कि लहर का पानी यहां तो स्थलखंड में प्रवेश तो कर गया, लेकिन ये लहर का पानी अब ये अवसाद के कारण वापस दोबारा समुद्र में नहीं जा पाता है, क्योंकि ये अवसाद यहां पर किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाता है और ये अवसाद इस पानी के मार्ग में रुकावट डालता है। तो ये पानी स्थलखंड में तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन दोबारा ये समुद्र में नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से स्थलखंड में ही यहां पर एक जलाशय निर्मित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंगुन झील कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील याद रखना, चिल्का झील। तो जितनी भी समुद्र से लगी हुई जितनी भी झीलें हैं हमारे भारत में, वो सारी की सारी झीलें लेंगुन झील का उदाहरण है, ठीक है। और इन्हीं झील को हम तटीय झील भी कहते हैं, लेंगुन झील भी कहते हैं इनको हम, और तटीय झील भी कहते हैं, ठीक है। तो जो झीलें समुद्र से लगी है उन झील को हम तटीय झील कहते हैं, और जो झीलें समुद्र से नहीं लगी, हमारे स्थलखंड में स्थित है, उसको हम अंतःस्थलीय झील कहते हैं। याद रखना, जो स्थलखंड में यहां पर समुद्र से जो झीलें नहीं लगी है उनको हम अंतःस्थलीय झील कहते हैं, और जो झीलें समुद्र से लगी हुए उसको हम तटीय झील कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था झील के प्रमुख प्रकार, ठीक है, किस प्रकार से ये झीलें निर्मित होती है। तो जितनी भी ये निर्मित होने वाली जो झीलें मैंने आपको बताई थी, ये सारी की सारी प्राकृतिक झीलें, और जो झील बांधों के द्वारा जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम झील कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भारत में कौन कौन सी प्रमुख झील कहां कहां पर स्थित है। तो आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना, डल झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील, वुलर झील, पेंगोंग झील, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन झील, कोसरनाग झील, गंगाबल झील और गाटसर झील, ठीक है। ये सारी की सारी झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर की झीलें कौन कौन सी है, तो डल झील, बुलर झील, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन झील, ठीक है, कोसरनाग झील, गाटसर झील और गंगाबल झील। ये सारी की सारी झीलें स्थित है कहां पर, जम्मू कश्मीर में। अब इसमें से कुछ झीलें हैं जिनसे और एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे कि ये डल झील है। ये जो डल झील है, ये डल झील भारत में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील है। प्रश्न आता है कि पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध झील कौन सी है, तो याद रखना डल झील पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील है, ठीक है। और इसी झील पर शिकारा नाव प्रसिद्ध है। याद रखना, शिकारा नाव सबसे ज्यादा किस झील, कौन सी झील शिकारा नाव के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना डल झील शिकारा नाव के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे आप देखोगे, ये जो बुलर झील है, ये जो बुलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील है। प्रश्न आता है भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखना वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील है। क्योंकि आपको पता है वुलर झील ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, जो कि गोकुड़ झील का ये उदाहरण है। तो वुलर झील के किनारे स्थित है, वुलर झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो नदी में क्या होता है, लगातार ताजा पानी आता रहता है, इसीलिए नदी के किनारे ये स्थित है, इसीलिए ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, ताजे पानी की झील है और मीठे पानी की झील है। यहां पर ये पेंगोंग झील भी याद रखना, ये पेंगोंग झील वर्तमान में ये झील विवादित है। आपको पता होगा अभी भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी को लेकर विवाद चल रहा है, और उसी गलवान घाटी में ये पेंगोंग झील स्थित है। और ये जो झील है, यहीं से हमारी जो LAC है, यानी कि भारत और चाइना की जो बॉर्डर है वो गुजरती है इसी पेंगोंग झील से। तो आधी झील ये चाइना के क्षेत्र में आती है और आधी झील ये हमारे भारत की ओर आती है। तो यहीं पर ये गलवान घाटी वाला विवाद इसी झील के किनारे या इसी झील में ये चल रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये अभी वर्तमान में ये विवाद में घिरी हुई है ये झील, तो ये एग्जाम में आ सकती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना एग्जाम में वही प्रश्न बनता है जो करंट मुद्दे से जुड़ा हुआ रहता है।
तो ये 3 मुख्य झील है जम्मू कश्मीर की, विशेष करके इनको याद रखना है आपको। फिर आगे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे तो चंद्रताल, निकोताल, सूरज, और कौन कौन सी झीलें हिमाचल प्रदेश में? चंद्रताल, निकोताल, सूरजताल, रेणुका, भृगु झील। ठीक है, तो ये झीलें हैं कहां पर स्थित? हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य झील है, चंद्रताल, निकोताल झील, ठीक है, और इसके अलावा सूरजताल झील, रेणुका झील, भृगु झील। एक और झील यहां पर हिमाचल प्रदेश में खज्जियार झील, याद रखना खज्जियार झील भी कहां पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहां पर एक विशेष करके आपको याद रखना है रेणुका झील के बारे में। ये जो रेणुका झील है, ये रेणुका झील के किनारे याद रखना चिड़ियाघर स्थित है और लॉयन सफारी स्थित है। प्रश्न आता है चिड़ियाघर व लॉयन सफारी किस झील के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? रेणुका झील के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखोगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आप देखोगे कौन कौन सी झीलें उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में है देवताल झील, सातताल, मालवाताल, भीमताल, नैनीताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल। ठीक है, ये सारी की सारी झीलें कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कौन कौन सी? देवताल, सातताल, मालवाताल, भीमताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि इन सारी झीलों में कॉमन शब्द आ रहा है ताल। एक कॉमन शब्द आ रहा है क्या? ताल। तो जितनी भी ताल वाली झीलें हैं, ये ताल वाली, ताल से याद रखना सारी की सारी झीलें कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। केवल अपवाद में 3 झील याद रखना, चंद्रताल, सूरजताल और निकोताल। ये 3 झील कहां पर स्थित है? 3 ताल वाली झीलें हिमाचल प्रदेश में, और बाकी सारी ताल वाली झीलें कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो 3 ताल वाली अपवाद याद रखना, चंद्र, सूरज और निको। चंद्र, सूरज और निको, ये 3 हिमाचल में है, और बाकी जितनी भी ताल वाली झीलें हैं ये कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसमें जो देवताल झील है, इस देवताल झील के बारे में याद रखना, ये देवताल झील बर्फ से निर्मित झील है। ठंड के समय में इस झील का पानी कैसा हो जाता है? बर्फीला हो जाता है। ठीक है, बर्फीला हो जाता है, पूरी बर्फ यहां पर जम जाती है, तो ये बर्फीली झील ये कहलाती है देवताल झील, या इसी को हम कहते हैं हिमानी झील। ठीक है, तो हिमानी झील, ये जो देवताल झील है ये हिमानी झील के नाम से भी जानी जाती है। फिर आगे आप देखोगे यूपी में। तो यूपी में कौन कौन सी झील है? तो यहां पर फुल्लर झील है, और एक है गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। याद रखना, एक फुल्लर झील है और दूसरी यूपी में ही है गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। ये जो गोविंद सागर वल्लभ पंत झील है, ये झील यूपी में जो सोन नदी की एक सहायक नदी है, रियन नदी। मैंने याद करना, मैंने आपको बताया था जब पिछली क्लास में मैंने आपको बांध पढ़ाए थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सोन नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसी की एक सहायक नदी है रियन नदी, और उस रियन नदी पर बांध बनाया गया है रियंद बांध, और उसी बांध पर एक जलाशय निर्मित हुआ है, उसी जलाशय का नाम है गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। याद रखना, गोविंद सागर, केवल गोविंद सागर झील अगर पूछा जाए तो यह है कहां पर? यह पंजाब हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब मतलब इसका जो क्षेत्र है आधा हिमाचल प्रदेश में आता है और आधा पंजाब में आता है, जो कि भाखड़ा नागल बांध के द्वारा यह झील बनती है, गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर वल्लभ पंत झील कहां पर है? तो याद रखना ये यूपी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे सिक्किम। तो सिक्किम में कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? तो सिक्किम में आप देख रहे हो ये जो सिक्किम है यहां पर ये स्थित है, ये सिक्किम, और यहां पर सिक्किम में कौन कौन सी झील स्थित है? तो यहां पर एक है सांगमो झील और दूसरी यहां पर है चोलामू झील। याद रखना, सांगमो झील और चोलामू झील कहां स्थित है? तो यह है सिक्किम में। ठीक है, जो ये चोलामू झील है, चोलामू झील की विशेषता क्या है इसको याद रखना। चोलामू झील भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। प्रश्न आता है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है ये कौन सी है? चोलामू झील। ये याद रखना 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह चोलामू झील स्थित है। कहीं कहीं इस झील का नाम आपको चोलामू भी मिलेगा और कहीं कहीं बुक में चोमुल भी इसका नाम मिलेगा। ठीक है, तो यह सिक्किम में चोलामू झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी? चोलामू झील। फिर आगे आप देखोगे ये असम, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, याद रखना AS असम। तो असम में यहां पर स्थित है चंडूबी झील। याद रखना, चंडूबी झील कहां पर स्थित है? तो यह है असम में। फिर आगे आप देखोगे मणिपुर। ये जो मणिपुर, यहां पर नागालैंड, नागालैंड के नीचे ये आता है क्या? मणिपुर। तो मणिपुर में, यहां पर मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। प्रश्न आता है
कि लोकटक झील कहां स्थित है, तो याद रखना ये मणिपुर में स्थित है। ये बहुत मुख्य झील है, प्रमुख झील है, फेमस झील है, याद रखना। लोकटक झील कहां पर स्थित है, मणिपुर में। अब ये जो लोकटक झील है, इस झील में छोटे छोटे कई सारे टापू है, ठीक है, और कई सारे इसमें छोटे छोटे टापू है जिनको हम द्वीप भी कहते हैं, और उस पर पूरा क्या है, जंगल बसा हुआ है। तो उसी जंगल में जो जंगल एरिया जो बना हुआ है, उसी को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, और वो राष्ट्रीय उद्यान है की बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, की बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, की बुल लाम जाओ, की बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न आता है की बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लोकटक झील में, ठीक है। तो लोकटक झील के बीचों बीच ये की बुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब ये बीचों बीच स्थित है, तो आप झील के किनारे से जब इस राष्ट्रीय उद्यान को देखोगे तो ये पानी में तैरता हुआ आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा, पानी में तैरता हुआ। किनारे से जब इसको आप देखोगे तो पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखेगा, ठीक है। तो यदि प्रश्न एग्जाम में आता है कि किसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो कि लोकटक झील के बीचों बीच स्थित है, ठीक। फिर आगे आप देखोगे मेघालय में, तो मेघालय में यहां पर स्थित है उमियम झील। कौन सी झील, याद रखना, उमियम झील। कहां स्थित है, तो यह है मेघालय में स्थित। फिर आगे आप देखोगे तो उड़ीसा, उड़ीसा में 3 प्रमुख झील है उड़ीसा में। एक है चिल्का झील, दूसरी अनसुप्पा झील, और तीसरी यहां पर स्थित है क्या, कंजिया झील, ठीक है। याद रखना, चिल्का झील, अनसुप्पा झील और कंजिया झील कहां स्थित है, तो ये स्थित है कहां पर, उड़ीसा में। अब इसमें सबसे जो फेमस झील है ये है चिल्का झील। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो चिल्का झील कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। अब इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता यह है कि यह भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या याद रखना, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील। ये अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं यहां पर। सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो चिल्का झील। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी आंसर आपका क्या आएगा, चिल्का झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है चिल्का झील। तीसरा प्रश्न इस झील से बनता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। तटीय झील का मतलब हम, ये जो झील है समुद्र से लगी हुई है, यानी कि समुद्र के किनारे ये झील स्थित है हमारे भारत में। तो समुद्र के किनारे स्थित है वो सारी झील क्या कहलाती है, तटीय झील कहलाती है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी कौन सी है, तो ये है चिल्का झील। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो चिल्का झील। चौथा प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है कि भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील, लेंगुन झील भी कौन सी है, चिल्का झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील भी कौन सी है, याद रखना, चिल्का झील है। और मैंने अभी आपको बताया था लेंगुन झील क्या होती है, तो ऐसी झील जो समुद्र की लहरों से निर्मित होती है उसको हम लेंगुन झील कहते हैं। यानी या आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी झील जो 3 ओर से तो स्थलखंड से घिरी है और उसका एक किनारा समुद्र से लगा हो, तो ऐसी झील को हम लेंगुन झील कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सी है, चिल्का झील। इसके अलावा यहां पर याद रखना अनसुप्पा और कंजिया झील। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो चिल्का झील है, इस चिल्का झील में नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। यह भी प्रश्न एग्जाम में आता है कि नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र किस झील में स्थित है, तो याद रखना चिल्का झील में नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। एक और इसकी विशेषता है कि ये जो चिल्का झील है ये लहर के द्वारा तो निर्मित हुई है, लेकिन इस झील में बाद में एक नदी भी आकर गिरने मिलने लगी है, ठीक है। इसी झील में एक नदी आकर मिल जाती है और वो नदी है भार्गवी नदी। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि चिल्का झील को किस नदी से जल प्राप्त होता है, तो भार्गवी नदी से चिल्का झील को जल प्राप्त होता है। तो इसके जो दाएं भाग में ये भार्गवी नदी आकर इस चिल्का झील से मिलती है। तो ये हमने चिल्का झील की विशेषता देखी। इसके बाद आगे आप देखोगे आंध्र प्रदेश। तो ये जो आंध्र प्रदेश है यहां पर कौन कौन सी झील है, तो आंध्र प्रदेश में आपको यहां पर मिलेगी कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील, ठीक है। याद रखना कौन कौन सी है, कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। ये 3 मुख्य झील है कहां की है, आंध्र प्रदेश की। कौन कौन सी, कोलेरू, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील, ठीक है। तो ये जो 3 झील है ये कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। अब यहां पर एक झील है, याद रखना हुसैन सागर झील। ये जो हुसैन सागर झील है इसकी क्या विशेषता है, इसको मुख्य तौर से याद रखना हुसैन सागर झील। ये हुसैन सागर झील क्या करती है, ये आंध्र प्रदेश में एक शहर है सिकंदराबाद। कौन सा शहर, सिकंदराबाद। याद रखना, मैं आपको बता दूं लिखकर कि आंध्र प्रदेश में एक शहर है सिकंदराबाद और एक शहर है तेलंगाना में हैदराबाद।
सबने सुना होगा। हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ये राजधानी है। ठीक है, तो तेलंगाना में स्थित है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में स्थित है सिकंदराबाद। तो इन दोनों शहर के बीचों बीच ये झील स्थित है। कौन सी? हुसैन सागर झील। कहां पर स्थित है? दोनों शहरों के बीचों बीच ये हुसैन सागर झील स्थित है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों शहरों के बीच ये झील स्थित है, यानी कि ये झील क्या करती है? इन दोनों शहर को आपस में जोड़ती है एक जल मार्ग के द्वारा। यानी कि दोनों जो शहर है इस झील के किनारे स्थित है, या हम यूं कह सकते हैं कि यह झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसीलिए सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा बहन भी कहते हैं। प्रश्न ये भी एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। किन शहरों को जुड़वा बहन कहते हैं? तो वो शहर है सिकंदराबाद और हैदराबाद। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन शहरों को ये हुसैन सागर झील आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ये हमने देखा आंध्र प्रदेश की झीलें कौन कौन सी है? कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। फिर आगे आप बढ़ोगे, नीचे आप देखोगे तो नीचे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आपको मैं बता रहा हूं यहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, यह आंध्र प्रदेश राज्य और यह नीचे लगा हुआ है इससे क्या? तमिलनाडु। तो दोनों की सीमा रेखा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा रेखा पर यहां पर एक झील स्थित है, पुलिकट झील। यह भी बहुत फेमस झील है, याद रखना, पुलिकट झील। तो प्रश्न आता है पुलिकट झील कहां स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों की सीमा पर यह स्थित है। अब इसकी जो विशेषता है, यह विशेषता क्या है? तो इस झील में एक द्वीप स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप? श्री हरिकोटा द्वीप। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि श्री हरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है कहां पर? पुलिकट झील में यह स्थित है। अब जो ये श्री हरिकोटा द्वीप है, इस द्वीप पर ही स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो प्रश्न आता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। और किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में यह स्थित है। ठीक है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यह हमने देखा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलिकट झील। और ये जो पुलिकट झील है ये भी याद रखना समुद्र के किनारे स्थित है, इसलिए यह तटीय झील है और यह भारत की दूसरी बड़ी तटीय झील है। प्रश्न आता है भारत की दूसरी बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो पुलिकट झील भारत की दूसरी बड़ी तटीय झील है। ठीक है, तो यह है पुलिकट झील। इसके बाद में तमिलनाडु में और कुछ झीलें आती है, प्रमुख झीलें कौन कौन सी है तमिलनाडु की, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आप देखोगे ये जो तमिलनाडु राज्य है, ये जो तमिलनाडु राज्य है, इस तमिलनाडु में यहां पर एक झील है चेंबरबक्कम कोट्टा झील। याद रखना, चेंबरबक्कम कोट्टा झील, चेंबरबक्कम कोट्टा झील। प्रश्न आता है चेंबरबक्कम कोट्टा झील कहां स्थित है? तो ये याद रखना तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा यही तमिलनाडु में एक झील है वीरानम झील। ठीक है, याद रखना वीरानम झील भी कहां पर स्थित है? तो ये झील भी स्थित है कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक झील है कालीवेली, कालीवेली। ठीक है, कालीवेली झील। और यहीं पर एक स्थित झील है कोडाइकनाल झील, कोडाइकनाल झील। ठीक है, तो कालीवेली, कोडाइकनाल झील और एक ही झील यहीं पर स्थित है एमराल्ड झील। ठीक है, एमराल्ड झील ये भी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो कौन कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित है? चेंबरबक्कम कोट्टा, वीरानम झील, कालीवेली झील, इसके अलावा कोडाइकनाल झील और एमराल्ड झील। ये सारी की सारी झीलें कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे इधर आप आ जाओ तो ये इधर यहां पर ये तमिलनाडु के इधर यहां पर लगा हुआ है क्या? ये केरल। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखा है मैंने केएल से याद रखना केरल। तो ये जो केरल है, यहां पर केरल में कौन कौन सी झीलें स्थित है? मैंने ये बॉक्स में लिखा है केरल की कौन कौन सी झीलें हैं। तो केरल में है साथमकोट्टा झील, बेम्बनाद झील, अष्टमुड़ी झील और पेरियार झील। कौन कौन सी याद रखना? साथमकोट्टा झील, बेम्बनाद झील, अष्टमुड़ी झील और पेरियार झील। ये सारी की सारी झीलें कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, अब केरल की जो ये बेम्बनाद झील है, इस बेम्बनाद झील के बारे में याद रखना। ये जो बेम्बनाद झील है, इस बेम्बनाद झील की क्या विशेषता है? तो ये इस बेम्बनाद झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। याद रखना कौन सा द्वीप? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। तो कहां पर स्थित है वेलिंगटन द्वीप? तो याद रखना बेम्बनाद झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। अब ये वेलिंगटन जो द्वीप है यहीं पर स्थित है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A,
जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, जो एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह को जोड़ता है। ठीक है, तो ये स्थित है कहां पर, वेलिंगटन द्वीप में। तो और वेलिंगटन द्वीप कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये वेम्बनाथ झील में स्थित है। इसके अलावा वेम्बनाथ झील की और क्या विशेषता है, तो जो ये वेम्बनाथ झील है ये भारत में नौका विहार प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध झील है। प्रश्न आता है कि भारत में नौका विहार प्रतियोगिता के लिए सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है, तो वो है वेम्बनाथ झील। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखोगे तो ये कर्नाटक में स्थित है बिलांदु झील। प्रश्न आता है बिलांदु झील कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये कर्नाटक में स्थित है। फिर आगे आप देखोगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील और एक है पोबई झील। याद रखना लोनार झील और पोबई झील ये दोनों झीलें कहां पर स्थित है, तो ये दोनों झीलें स्थित है कहां पर, महाराष्ट्र में। अब ये जो लोनार झील है इसके बारे में आपको याद रखना है, इसकी क्या विशेषता है, तो लोनार झील ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। अभी मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार से जो झील बनती है उसको हम क्रेटर झील भी कहते हैं। तो जो क्रेटर झील का उदाहरण है वो है लोनार झील। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में स्थित। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ये जो लोनार झील है ये लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित नहीं हुई है। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से नहीं हुआ है। उनका मानना यह है कि उल्कापिंड था, एक उल्कापिंड जो कि आया और पृथ्वी से आकर ये टकरा गया। तो पृथ्वी से जब उल्कापिंड टकराया तो उसके टकराने से क्या हो गया, उल्कापिंड के द्वारा वहां पर एक गड्ढा निर्मित हो गया, उसी गड्ढे में वर्षा का पानी भर गया जिसको हम ये लोनार झील कहते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ है, लेकिन अधिकांश सबसे ज्यादा विद्वानों का जो मत है वो मानते हैं कि लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे गुजरात में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं, तो गुजरात में आपको यहां पर मिलेगी उकाई झील, काकरापारा झील, नल सरोवर झील, थोल झील और वस्त्रपुर झील। ठीक है, कौन कौन सी झीलें याद रखना, उकाई झील, काकरापारा झील, नल सरोवर झील, थोल झील और वस्त्रपुर झील। ये सारी की सारी झीलें कहां पर स्थित है, गुजरात में। इसमें उकाई, काकरापारा, नल सरोवर झील ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये बांध के किनारे स्थित है। फिर आगे आप देखोगे राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें स्थित है। राजस्थान की झील भी बड़ी फेमस है, यहां से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है। तो देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी झील है। तो आप देखोगे राजस्थान में कौन कौन सी झील है, तो राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, सांबर, पिचोला, फतेह सागर, लूनकसर, नक्की, ढीबर झील, कुचमान झील, पुष्कर झील और पंचबतरा झील। ठीक है, ये इतनी सारी झीलें हैं जो कहां पर स्थित है, राजस्थान में। कैसे याद रखना है, एक बार और दोहराना, राजसमंद, जयसमंद झील, डिडवाना, सांबर और फतेह सागर झील, नक्की झील, लूनकसर झील। ठीक है, इसके अलावा इसमें है पुष्कर झील, ढीबर झील। ठीक है, और इसमें पंचबदरा झील और कुचमान झील। ये सारी की सारी झीलें कहां पर स्थित है, तो ये है कहां पर, राजस्थान में। अब जो ये राजस्थान की ये सारी की सारी झील है, इनकी विशेषता ये है कि ये झीलें सारी खारे पानी की झील है। कैसी है ये झीलें, खारे पानी की है। इसमें एक झील है सांबर झील, ये है सांबर झील, यहां पर ये लिखा है सांबर झील। इस सांबर झील की विशेषता को याद रखना कि ये भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। प्रश्न आता है कि भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखना सांबर झील भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की नहीं बोल रहा हूं मैं, सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो आंसर आपका आएगा क्या, चिल्का। तो खारे पानी की सबसे बड़ी साइज में सबसे बड़ी कौन सी झील है, चिल्का। लेकिन अगर पानी की तुलना की जाए कि किस झील का पानी सबसे ज्यादा खारा है, तो सबसे ज्यादा खारा किस झील का पानी है, सांबर झील का। तो भारत की सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, सांबर। फिर मैंने आपको दो झील बताई थी कि एक वे झील होती है जो समुद्र के किनारे तट पर स्थित होती है, उनको हम तटीय झील कहते हैं। लेकिन जो झील समुद्र के किनारे तट पर नहीं है उनको हम कहते हैं क्या, अंतःस्थलीय झील। तो सबसे बड़ी झील तो अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, चिल्का झील। लेकिन आपको कैटेगरी में पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील आंसर आपका क्या आएगा, सांबर झील। अंतःस्थलीय मतलब चारों ओर से स्थलखंड से घिरी हुई, कि ये समुद्र से लगी हुई नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो याद रखना सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अब मैंने ये भी बोला कि सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील। अब आपको एक कंफ्यूजन यहां पर होगा
कि भाई ये समुद्र से लगी हुई नहीं है, फिर भी इसका पानी खारा कैसे है। चिल्का झील तो समुद्र से लगी हुई है, इस कारण से ये खारे पानी की झील है। जितनी भी समुद्र से लगी हुई झील है सारी तटीय झील खारे पानी की है। लेकिन सांबर झील समुद्र से नहीं लगी हुई है। कैसी है ये? अंतःस्थलीय झील है। इसके बाद भी ये भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील कैसे हुई, तो इसको समझना। ये जो हमारा राजस्थान वाला जो एरिया है, आपको एक बात मैं बता दूं, वैसे मैं फिजिकल जियोग्राफी में इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा आगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं तो जो भारत है ये इंडियन प्लेट पर हमारा भारत बसा हुआ है। जब आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडियन प्लेट है पहले अफ्रीका से लगी हुई थी, अफ्रीका से टूटकर ये ऊपर की ओर ये खसकने लगी, कहां पर? टेथिस सागर की ओर, और टेथिस सागर में आती है ये, और किससे टकराती है ये? यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है, वहीं पर टेथिस सागर का मलबा क्या होता है, इनके टकराने से जो मलबा बीच में आ जाता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हिमालय बनता है हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है ये इंडियन प्लेट ऊपर की ओर हिमालय की ओर यानी चाइना की ओर खसक रही है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर हमारी प्लेट चढ़ गई है। तो हमारी ये मान लो ये चाइना की प्लेट है। ठीक है, ये चाइना की यानी कि जिस पर चीन बसा है यूरेशियन प्लेट है, और ये हमारी क्या है? ये हमारी है इंडियन प्लेट। तो ये हमारी इंडियन प्लेट क्या हो गई? इस यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई। अब हुआ क्या? ये ऊपर चढ़ी तो अब क्या हो रही है? अभी लगातार हमारी जो इंडियन प्लेट है ये इधर ऊपर की ओर खसक रही है। तो जितनी ये आगे खसकेगी उतनी ही इस प्लेट का जो ये मुंह है ये ऊपर की ओर उठेगा। इस कारण से क्या हो रहा है कि हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। आगे हम हिमालय की उत्पत्ति में डिटेल में हम इन प्लेटों को समझेंगे। तो मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि हमारी जो इंडियन प्लेट है ये लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर खसकती जा रही है। यानी कि एक समय ऐसा था कि हमारी इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से क्या थी? दूर थी। तो दूर थी, इसका मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमारी इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से दूर थी तो उस समय क्या था कि ये जो राजस्थान वाला एरिया है ये राजस्थान वाला एरिया भी समुद्र में डूबा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो ये इंडियन प्लेट है ये ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर, यहां पर स्थित है क्या? ये हिमालय। तो ये उत्तर की ओर खसक रही है हमारी इंडियन प्लेट। तो हो क्या रहा है कि धीरे धीरे ये जो हिस्सा जो समुद्र में डूबा है वो खाली होता जा रहा है, यानी कि समुद्र से ऊपर होता जा रहा है, जिससे समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर है, वो कैसा होता जा रहा है? नीचे। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान एक समय ये जल में यानी समुद्र में ये डूबा हुआ था, लेकिन कालांतर में ये प्लेट ऊपर खसक गई, यानी कि राजस्थान वाला एरिया क्या हो गया? समुद्र से बाहर आ गया। इसलिए समुद्र जो राजस्थान वाला जो एरिया है ये रेगिस्तान वाला एरिया, जहां पर जो रेतीली भूमि पाई जाती है, वो एक समय में क्या था? समुद्र में ये एरिया डूबा हुआ था। इसीलिए उस एरिया की जो वहां की जो भौगोलिक दशा है, वो वहां की जो मृदा है, मिट्टी है, वो कैसी है? लवणीय है, खारी है। ठीक है, और वहां पर जो झील बनी हुई है वो सारी झीलों का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसीलिए याद रखना ये जो सांबर झील है ये झील खारे पानी की, सर्वाधिक खारे पानी की झील है। और यही झील नहीं, राजस्थान की लगभग अधिकांश सारी झीलें खारे पानी की ही झील है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि भारत का जो खाने का नमक है, हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं जिस नमक का, उस नमक का 60% हिस्सा राजस्थान की झीलों से ही निकाला जाता है। याद रखना, भारत का खाने का 60% नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? तो राजस्थान की झीलों से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। इसके बाद मैंने एक बताया था आपको गोविंद सागर झील, जो कि सतलज नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय में। ठीक है, भाखड़ा बांध मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में। तो इसी नांगल बांध से, नांगल बांध के पीछे एक जलाशय बना हुआ है जिसको हम कहते हैं क्या? गोविंद सागर झील। और उसका जो जलाशय का आधा हिस्सा हिमाचल में आता है और आधा कहां पर आता है? पंजाब में। तो कभी कभी आपको ऑप्शन या तो पंजाब मिल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा? आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ झीलों के क्षेत्र बताए थे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, एक यहां पर एक राज्य आता है तेलंगाना। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य गठित हुआ था। ठीक है, तो जो तेलंगाना है यहां पर एक झील है निजाम सागर झील, एक है हिमायत सागर झील और एक है उस्मान सागर झील। याद रखना, ये तीन झील यहाँ की मुख्य झीलें हैं तेलंगाना की। कौन कौन सी? एक है निजाम सागर झील, निजाम सागर झील, निजाम सागर झील, और एक है हिमायत सागर झील, हिमायत सागर झील। ठीक है, और एक है ओस्मान सागर झील, ओस्मान सागर झील, ओस्मान सागर झील। और ये तीनों की तीनों झील कहां पर स्थित है? तो याद रखना ये
तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो ये तेलंगाना की झील है। इसके अलावा हमारा मध्य प्रदेश में याद करो कौन कौन सी झील है मध्य प्रदेश में। तो वैसे तो मध्य प्रदेश में बांधों के पीछे मानव निर्मित कई सारी झीलें, लेकिन जो कृत्रिम झील में जो आती है, ठीक है, वैसे वो भी मानव निर्मित है, लेकिन वो कृत्रिम झील के जो अंतर्गत आती है वो है भोपाल की। याद करो, भोपाल का जो तालाब है जिसको हम कहते हैं भोजताल। ठीक है, तो जो ये भोजताल है, ये जो झील है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है किसके लिए? भारत की सर्वाधिक प्रदूषित झील के लिए फेमस है। प्रश्न आता है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित झील कौन सी है? तो याद कर लेना, भोपाल का भोजताल सर्वाधिक प्रदूषित झील के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि भोपाल के जितने भी सीवरेज का जो पानी है, जो नाले का पानी है, वो सब उसी भोजताल में जाकर मिलता है। ठीक है, इसलिए वो सबसे प्रदूषित झील की श्रेणी में रखा गया है, भोपाल की भोजताल झील को। वैसे तो हम उसको तालाब के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि जो जलाशय चारों ओर से स्थलखंड से गिरा है उसको हम झील भी कहते हैं, तो वो भोजताल झील के नाम से भी वो तालाब जाना जाता है। तो ये हमने देखा दोस्तों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में और क्या क्या इनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।